मैं रेनू मैम। बेटा आज हम करेंगे लिंग वचन और कारक। हमने कल संज्ञा चैप्टर पढ़ा था। संज्ञा के बाद में अब है संज्ञा के विकार कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द है तो विकार किन किन से आता है, तो आता है लिंग वचन और कारक से। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें इसमें 3 कारणों से विकार आता है कि संज्ञा शब्द है जो एक विकारी शब्द है और इसके अंदर 3 कारणों की वजह से विकार आता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कि शब्द के कि किसी भी शब्द से हमें उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, वो है लिंग। जैसे यहाँ पर दादाजी समाचार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दादाजी क्या है? पुल्लिंग। यहाँ दादी जी धूप सेक रही हैं, स्त्रीलिंग। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका लिख रही है, तो ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो उपयुक्त दोनों चित्रों में कै वर्ग के चित्र हैं वो पुरुष जाति के हैं, यानी दादाजी और अध्यापक। जबकि ख वर्ग के चित्र हैं वो स्त्रीलिंग है, दादी जी और अध्यापिका। इनमें संबंधित वाक्यों में रंगीन शब्दों से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है। ऐसे शब्दों को ही लिंग कहते हैं। लिंग के बदलने की क्रिया का रूप भी बदल जाता है कि जब लिंग बदलता है तो उससे क्या होता है? क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया क्या है? किसी भी काम का करना या होना। जैसे नौकर खाना पका रहा है, यहाँ पर नौकर पुल्लिंग है और उसकी क्रिया क्या चल रही है? रहा है। लेकिन जब हमने लिंग बदला, नौकरानी खाना पका रही है, तो क्या हो गया? उसका लिंग भी बदल गया। यानी जो लिंग है वो किसके अनुसार? क्रिया किसके अनुसार चलती है? लिंग के अनुसार। बहन स्कूल जा रही है, भाई स्कूल जा रहा है, लड़का हंस रहा है, लड़की हंस रही है। तो क्रिया है कि अगर वो जो करता है हमारा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार चलेगी और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में इस लिंग के 2 भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, कि ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं पुल्लिंग। जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग है। जैसे मोर, घोड़ा, ग्वाला, बंदर, हाथी, पुरुष, चाचा, पिताजी, शेर, भाई आदि। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है और इनको पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, ग्वालिन, बंदरिया, हथिनी, स्त्री, चाची, माताजी, शेरनी, बहन आदि। अब है लिंग की पहचान। अब जो प्राणीवाचक हैं, यानी जैसे अभी हमने ये पढ़े, ये सारे प्राणीवाचक थे, तो आपने जो पुल्लिंग में शब्द पढ़े आपको पढ़ते ही पता चल गया कि ये पुल्लिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग है। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग प्राकृतिक होता है, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी। लेकिन जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं में व्याकरणिक लिंग होता है। अब जैसे अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं, जैसे कमरा है, पंखा, कागज, इनको आप कैसे पता चलोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो कमरा, पंखा, कागज आदि को पुल्लिंग तथा मेज, दीवार को स्त्रीलिंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? आप इसका पता कैसे करोगे बेटा? कि जब इनका आप वाक्य में प्रयोग करते हो, जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो इनकी पहचान हमें किससे होती है? क्रिया से होती है। जैसे कमरा बहुत बड़ा है, कमरा बहुत बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या आ गया? इसमें पुल्लिंग के लिए आ गया। पंखा गिर गया, गिर गई नहीं आया, क्या आया? गिर गया। ऐसे ही मेज है, मेज के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? कि मेज गिर गई, तो इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग। दीवार गिर गई, तो ये भी क्या आएगा? स्त्रीलिंग। तो जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। या फिर आप इनके आगे विशेषण लगा के भी पता कर सकते हो कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कागज के आगे हमने लगाया सफेद कागज, कैसे लगाया? सफेद, तो वो क्या हो गया? पुल्लिंग है। पदनाम सदा पुल्लिंग होते हैं। पदनाम यानी कि जो किसी पद पे होते हैं, पोस्ट जो होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है, चाहे वो उसके ऊपर पुरुष बैठा हो या स्त्री बैठी हो। जैसे राष्ट्रपति हो गया, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमेशा पुल्लिंग, यानी कि इनका जो पदनाम है वो पुल्लिंग ही होता है। इसके ऊपर बैठने वाला चाहे लड़का, स्त्री हो या पुरुष हो। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आर,
पा, पन, न आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। कि जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आर, आ, पन, न आते हैं प्राय पुल्लिंग होते हैं। ये नहीं कि हमेशा ही होंगे, लेकिन अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। देशों, पहाड़ों, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किसी किसी को छोड़ के। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, लेकिन जो चांदी है उसका नहीं होता। शरीर के कुछ अंग हैं वो पुल्लिंग होते हैं और कुछ अंग हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सिर, मस्तिष्क, कान, नाक, मुंह, गला आदि। स्त्रियों के शब्दों, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है, उसके कुछ नियम हैं कि जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि आते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, तिथि, भाषा, बोली और लिपि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग वाले शब्द हैं कौवा, तोता, खटमल, मच्छर, भालू, गेंडा आदि। ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना आदि। ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यानी जो कौवा, तोता, खटमल, मच्छर है, इनके कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। और इनको जब हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बनाना होता है तो नर और मादा हम लगा देते हैं। अब आपके हैं लिंग परिवर्तन के नियम है कि ए का आ बना देना, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, प्रिय का प्रिया। आ का इया बनाना, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। आइन बनाना, ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन। आनी बनाना, देवर, देवरानी। आगे है आपका इका बनाना, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका। कुछ विशेष शब्दों की स्त्रीलिंग कुछ है जिनमें हम कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन उनके शब्द ही अलग होते हैं, जैसे आदमी, औरत, विदुर, विधवा, भेड़िया, मादा, भेड़िया, कौवा, मादा, कौवा, पिता, माता, कवि, कवित्री, सम्राग, सम्राज्ञी, राजा, रानी। अब है इसके बाद में आपका प्रश्न कि लिंग से आप क्या समझते हैं, हिंदी में कितने लिंग हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आप लिखोगे, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और दो दो उदाहरण हमने लिख दिया, मोर व घोड़ा, और स्त्रीलिंग में लिख दिया मोरनी व घोड़ी। अब यहाँ पर देखो, आप ये परिभाषा लिखने के बाद में दो भेद लिखोगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर आप चाहो तो पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में बेटा आपके रिक्त स्थान हैं, जो ये मेरी बुक में बेटा फटे हुए हैं तो मुझे नहीं पता, तो इसको मैं बाद में करवा दूंगी आपको। इसके आगे देखते हैं, सही कथन पर सही और जिनका और गलत पर गलत का निशान लगाइए। लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, सही। गाय का पुल्लिंग बैल होता है, सही। शाही पुल्लिंग शब्द है, गलत। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी है, सही। इंजीनियर शब्द केवल पुल्लिंग रूप में होता है, सही, क्योंकि ये क्या है बेटा, पद का नाम है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों के स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला करना है। आपको जो स्त्रीलिंग शब्द है उस पर गोला करना है। फाटक खोलकर सेना बाहर निकली, तो यहाँ पर जैसे सेना स्त्रीलिंग है। हवा बड़ी मस्त मौला होती है, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। डॉक्टर ने दवा देने का काम किया, तो यहाँ पर दवा क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। किले पर पताका फहरा रही है, पताका स्त्रीलिंग। नीली कमीज पहनो, कमीज कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। नीचे शब्द है, इनको बताना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पेड़ दे रखा, पेड़ कैसा है, पुल्लिंग है। आंखें, आंख दे रखी है, आंख स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बेटा देखो एडी दे रखी है, एडी क्या हो गई आपकी, स्त्रीलिंग है। दरवाजा पुल्लिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग। घड़े में से शब्द निकालकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर घड़े में आपको कुछ शब्द लिख रखे, पुल्लिंग वाले पुल्लिंग में लिखने, स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, गंगा स्त्रीलिंग है, इमली, नानी, पुस्तक, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग में आएंगे हमारे गंगा, इमली, नानी, मक्खी, डिबिया, गाय और पुस्तक। ठीक है, और पुल्लिंग में आएंगे आम, पानी, सोना, दूध और मोर। इसके बाद में है लिंग बदलने, मुर्गा, मुर्गी, भाभी, भाई, सुनार, सुनारिन, बकरी, बकरा, शेर, शेरनी, दादी, दादा, भील, भीलनी, धोबी, धोबिन, धोबी, नट, नटनी। लिंग बताने हैं, सेवक और सांप दोनों पुल्लिंग हैं। चौधरी, ऊंट दोनों पुल्लिंग हैं। और नौकरानी और नागिन दोनों क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बेटा आपको ये सभी एक्सरसाइज बुक में करनी है, और इसके जो प्रश्न हैं और ये जो रिक्त स्थान है ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।
as you know, in the previous class we start our new chapter number 6, and did some questions. Now the next one is write each of the following in the short form. In the previous question we write in the expanded form. expanded form में decimals को कैसे करते हैं, जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम 1/10, 1/100 और 1/1000 की टर्म्स में करते हैं. यहाँ देखो ये सिर्फ पॉइंट्स में. अब पॉइंट्स से डेसिमल से अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या होता है, यहाँ राइट से कितने प्लेस के बाद हमारे पास डेसिमल है, 1 पॉइंट के बाद, मतलब यहाँ पे कितनी जीरो है, 9 × 1/10 है. ठीक है, प्लस यहाँ राइट से कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, 3 × 1/100 है. और प्लस यहाँ कितनी जीरो डिजिट्स है, यहाँ है 3 डिजिट्स, तो 1000 है. ठीक है, और सिंपली क्या हो गया, अब ये पॉइंट से स्टार्ट है, उसके पहले हमारे पास जो होल नंबर या नेचुरल नंबर जो होता था वो नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जगह 0, उसके बाद जो वैल्यूज है 9, 3 एंड 5. ठीक है, इन केस इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होती तो हम उसकी रिप्लेस में क्या लिख सकते थे, 0. ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे 9 नहीं होता तो सिंपली 9 लिख देते, कोई 0 और ऐड करने के, लेकिन यहाँ 3 और 5 होते तो 0, 3, 5 लिखते हैं. समझ गए. नाउ नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी होल नंबर में गिवन है, ये क्या है हमारे पास 8 × 10 प्लस 9 × 1, ये तो हो गया. अब इसके बाद जो है हमारे पास ये क्या है, 3 × कितने डेसिमल पॉइंट्स के पहले हमारे पास राइट से 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो कितना हो जाएगा 1/100 प्लस यहाँ पे कितने हैं डिजिट्स डेसिमल के बाद 3, तो फिर से मल्टीप्लाई होगा 1000. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ तो हो गया ये 89 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट लगेगा, इसके बाद होल नंबर यहीं तक था सिर्फ, इसके बाद क्या है 100 है, लेकिन क्या आता है 1/10 आता है पहली टर्म, तो अगर वो टर्म नहीं है तो 0 करेंगे, और उसके बाद क्या होगा 3 एंड 8, क्योंकि 100 और 1/100 और 1/1000 वाली टर्म है यहाँ पे इसके बाद वाली. नेक्स्ट देखो यहाँ पे 50 × 6 मतलब 5 × 10 प्लस 6 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे राइट साइड से कितने डिजिट है, 1, तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई होगा 1/10 से. यहाँ से राइट से कितनी प्लेस है, 3, तो 1/1000 से मल्टीप्लाई होगा. अब देखो यहाँ पे 56 तो एज इट इज हो जाएगा, उसके बाद लगेगा पॉइंट, क्योंकि वो नंबर सिर्फ यहीं तक था. ठीक है, उसके बाद 3 का है 1/10 पोजीशन पर, उसके जस्ट बाद कौन सी आती है 1/10 पोजीशन. लेकिन 1/10 और 1/1000 के बीच में एक और टर्म आती है जो कि है 1/100, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह 0 और यहाँ 9. ठीक है, इन द नेक्स्ट वन वी हैव दैट कि यहाँ पे 100 प्लेस तक है. अब यहाँ देखो 7 × 100 प्लस 5 × 10, अब 1 प्लेस वाला है नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह रिप्लेस क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे. यहाँ देखो 1 प्लेस 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स, तो मतलब यहाँ पे 3 × 1/10 है, प्लस 3 × 1/100 है, और प्लस 5 × 1/1000. ठीक है, अब यहाँ मिसिंग टर्म्स कौन सी, यहाँ देखो सबसे पहले 7, 5. ठीक है, 7 इज एट द प्लेस ऑफ 100 और 5 इज एट द प्लेस ऑफ 10. और 1 प्लेस हमारे पास है नहीं, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे 0. पॉइंट के बाद जब तीनों डिजिट्स है तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे 3, 3 एंड 5. ठीक है, सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म. So students, this is about the exercise 6.1. Now let's start our next exercise. So before exercise 6.2, there are some terms. That one are, first one is representing decimal on a number line. अब हम decimal को number line पे कैसे plot करेंगे. For example दिया 1.7. ठीक है, 1.7 क्या है हमारे पास, इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना. अब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है नंबर लाइन पे, ये देखो 1 के तो जस्ट बाद में ही है ना 1.7, तो 0 एंड देन 1. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू कहाँ होगी 1.7, 1 के जस्ट बाद, लेकिन 2 से पहले, बिकॉज यहाँ पे 2 तो आया नहीं. होल नंबर में हम देखते हैं, देखो यहाँ होल नंबर क्या है हमारे पास, जो डेसिमल पॉइंट के जस्ट पहले होता है वो नंबर क्या होता है, होल नंबर. उसको ही हम नंबर लाइन पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कितना है यहाँ पे 1 की तो क्या होगा जस्ट बाद में होगा, लेकिन 2 के क्या होगा पहले होगा, क्योंकि 2 होल नंबर नहीं आया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इनके बीच में डेसिमल्स कितने होते हैं, 10 स्टिक्स होते हैं यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, और 10 पे ये आ जाता है हमारे पास. तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो दिस इज द टर्म 1.7. ठीक है, क्या करते हैं देखो, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे डेसिमल के जस्ट पहले वाली टर्म है वो होल नंबर है, मतलब वहां से तो हमें स्टार्ट करना है. तो नंबर पे क्या होता है 1 यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद पॉइंट में कितना है
7 है तो मतलब यहाँ पे स्टिक्स क्या होगी 7 तक वो करेंगे। इन केस यहाँ पे यहाँ पे होता 7 3, ठीक है, तो हम हर एक स्टिक को कितना काउंट करते हैं 10 काउंट करते हैं, ठीक है। और 7 3 हमारे पास कहाँ होता 70 के जस्ट बाद, मतलब यहाँ पे 10 काउंट करेंगे, मतलब 10 20 30 40 50 60 एंड 70, और 73 कहाँ आएगा इसके जस्ट हल्का सा इधर, ठीक है। 70 और 80 के मतलब इन बिटवीन आएगा, लेकिन उसके जो मिड पॉइंट है उससे तो इधर ही आएगा, क्योंकि 73 और 75 क्या हो जाएगा, देखो 70 और 70, ये 70 है, ठीक है, और यहाँ पे 80 है, तो इसके बीच में भी 10 स्टिक्स होते हैं, मतलब हर एक नंबर जो यहाँ पे है ना इनके बीच में भी 10 स्टिक्स होती है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी हमें प्लॉट करना होगा, दो अगर एक ही नंबर तक आए डेसिमल में तो सिंपली 10 स्टिक्स करनी है। जहाँ पे ये 7 पे है तो 7 स्टिक पे हो जाएगा 1.7, अगर 2.7 होता तो 2 के आगे हम वो करते स्टिक्स और 7 पे वो कर देते, ठीक है। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में अनलाइक, लाइक और इक्विवेलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ना वो क्या हो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 1.6 है, यहाँ पे एक 1.628 है और एक 1.65 है, ठीक है। अब यहाँ देखो सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ ये डिपेंड नहीं करता होल नंबर क्या है और क्या नहीं, ठीक है, सिर्फ डिपेंड पे करता है लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ कितने हैं 2। हमें सारे डेसिमल प्लेसेस को क्या करना है इक्वल बनाना है। मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 3, ठीक है, 3 है तो हमें हर किसी सो मैक्सिमम टर्म्स कितनी थी यहाँ पे 3, तो हम सारी डेसिमल प्लेसेस को कितना बनाएंगे 3, ठीक है। 3 कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 2 जीरो ऐड कर देते, 3 हो गए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, और होल नंबर जो हमारे पास ये है इसके पहले मतलब इसके इधर साइड हम कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, और डेसिमल के पॉइंट्स के बाद हम यहाँ इधर साइड कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे हो जैसे 1.006 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे भी 000 इतना ऐड कर सकते, नहीं, हम सिर्फ इस 6 के बाद जो वहां पे वो नंबर खत्म हो जाता है उसके बाद हम इनफिनाइट जीरोस ऐड कर सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जिसमें कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल 49.638 एंड सेकंड वन इज 49.658, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ भी कितना है 4, दोनों सेम है। नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं 9, यहाँ से बिटा है सेकंड टर्म 9, ये भी सेम है। नेक्स्ट टर्म डेसिमल तक आ गया। अब देखो इनकेस यहाँ पे 100 प्लेस पे होता है, यहाँ से फिर 10 प्लेस पे होता है तो सिंपली यही चीज बड़ी हो जाती, ठीक है। अब डेसिमल में पॉइंट है, डेसिमल में पॉइंट है, यहाँ पे भी ये 6 है, ये भी 6 है, सेम है। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये 3 है और यहाँ पे कितना है 5, कौन सा ग्रेटर है 5, तो कौन सी टर्म ग्रेटर हो गई, ये वाली टर्म हमारे पास ग्रेटर हो गई, ठीक है। और फ्रैक्शन में और कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये हम पहले ही 6.1 एक्सरसाइज में रीड कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, So our first question is represent the following decimals। ये हमारे पास डेसिमल्स है, इनको कहाँ करना है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक ही नंबर लाइन आप प्लॉट करना और इन सारे क्वेश्चंस को एक पे कर देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो 0 1 स्पेस होकर के कर लेते हैं 1, कहाँ तक है मैक्सिमम 4 तक है तो 4 तक ही हम कर लेते हैं इसको, 2 3 4 और इसके बाद भी है तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, 4 के बाद वाली टर्म्स तक लेना ना 5 होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट नंबर क्या है 2.1, 2.1 यहाँ देखो होल नंबर क्या है 2, मतलब 2 के जस्ट बाद होगा, और पॉइंट में कैसे 1 मतलब 2 के बाद होगा, इसके बाद कितने स्ट्रिक्स होती है 10 स्ट्रिक्स होती है, तो उसमें क्या है सिर्फ 1 फर्स्ट वाली स्ट्रिक पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 प्लेस कर देते, ठीक है। अब सिर्फ 1 प्लेस पे ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.1 यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा और हम इसको सिंपली ए नाम वो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसीलिए हम इनको अल्फाबेट वाइज डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 0.9। 0.9 में होल नंबर क्या है 0, मतलब यहाँ पे इसके जस्ट बाद कितने वो होंगे 9, तो 9 स्ट्रिक पे आएगा ये, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये कौन सी टर्म है बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 0.5। 0.5 मतलब होल नंबर यहाँ 0, मतलब 0 के जस्ट बाद और कितने स्टिक्स 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास 6, ठीक है।
डी क्या है 4.2, 4.2 मतलब होल नंबर क्या है यहाँ पे 4, मतलब 2 के जस्ट बाद होगा, 4 के जस्ट बाद होगा, 4 के हम यहाँ पे 10 6 करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसके जस्ट बाद कौन सा स्टिक है 2 पे, तो क्या आ जाएगा डी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, so next one is convert the unlike decimal into like decimal। like decimal में कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1, डेसिमल के बाद यहाँ कितना है 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 1, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 3, तो हमें सबको क्या करना है यहाँ पे हर डेसिमल प्लेस पे कितने करने हैं 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 है, इसके बाद कितनी जीरोस ऐड करें हम 2, ताकि क्या बन जाए 3 प्लेस तक बन जाए। नेक्स्ट वन क्या है 1.25, यहाँ पे कितने डिजिट्स है 2, तो इसमें क्या करेंगे सिंपली एक जीरो ऐड, ये तो मैक्सिमम ही था इसके बाद वाला, इसमें 3 ऑलरेडी डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो ये एज इट इज रहेगा, एंड 1.2 में हम कितनी जीरोस ऐड करेंगे 2, ठीक है। दिस इज द लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, ठीक है, और ये क्या था हमारे पास अनलाइक। नाउ सेकंड का क्या करेंगे हम, लाइक डेसिमल क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम डिजिट्स वो करो, जो इसके पहले जो होल नंबर होता है उसको हम नहीं वो करते हैं कंसिडर, यहाँ पे क्या होगा सिंपली हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद जो जितने भी डिजिट्स है उनको हमें कंसिडर करना है। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, मैक्सिमम कितना है 4, मतलब हर किसी को यहाँ पे कितना करना है 4, सो 2.3 में हम कितनी जीरो ऐड करेंगे 4, नेक्स्ट 8.964 है, यहाँ 3 है तो एक जीरो ऐड हो जाएगी, इससे नेक्स्ट 15.32 है, यहाँ 2 डिजिट्स है तो यहाँ 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, और दैट वन इज द मैक्सिमम, सो ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लाइक फ्रैक्शन फॉर लाइक डेसिमल फॉर दिस क्वेश्चन। Rest of the 2 parts you have to try yourself. So students, that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we start a new topic, chapter number 15, which is water and natural resources for class 6. So students, in this video we study about some introduction of water. We have to know what is water, how water is very important for our life or play important role in our life or daily necessities process, etc. So students, we know that water is very important in life and also many life process like respiration, excretion, cooking, drinking, etc. So how we know how % of water we obtain from natural resources or other resources? So students, we 97% of water we obtain from ocean, but it is ocean water or sea water it is not potable or suitable for drinking. So we can obtain drinking water from groundwater. So students, we study about water and other topics of water on this chapter. So students, let's start our topic. So let's start our chapter, water. First content of this chapter is water and natural resources. Water is one of the most important natural resources. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That is why Earth is also known as blue planet. अब ये देखिए सैटेलाइट व्यू है अर्थ का, ये अर्थ का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ज़्यादातर हिस्सा है क्या है ब्लू दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जो वाटर है सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। 3/4 3/4 जो भाग है अर्थ का आपका वो किससे कवर है, पानी से ढका हुआ है। 3/4 भाग है पानी से कवर है, जिसकी वजह से हम अर्थ को क्या कहते हैं ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि आप जो सैटेलाइट व्यू देखते हैं इसका तो जो आपकी अर्थ है वो ज़्यादातर क्या है ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। Next is, although a huge amount of water is present on earth, but its distribution is very uneven and very less water is readily available for use. अब क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट तो है अर्थ पे, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है। मतलब जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो उसका अमाउंट क्या है कम है, ठीक है। ये इसका इजीली सा मीन आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो अर्थ है वो ओशन और सी वाटर से कवर है, और ओशन और सी वाटर क्या होता है साल्टी होता है, और हम साल्टी वाटर को ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है और बहुत ही लेस वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए सिर्फ। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, किस हिसाब से है।
Ocean covers about 70% of Earth's surface and about 97% of all water on our Earth is in the ocean. अब क्या कह रहे हैं, जो समुद्र है वो 70% अर्थ सरफेस को कवर करता है, मतलब अर्थ पे जो सरफेस है, सतह है, उसमें 70% ओशन समुद्र ने कवर किया हुआ है. एंड अबाउट 90% ऑफ ऑल वाटर ऑन अवर अर्थ इज इन द ओशन. आप क्या कह रहे हैं, जो 97% ऑफ वाटर अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें 97% जो पानी है वो किस में है, आपके ओशन के रूप में है. समझ में आया? आप करें कि 100 में से 97% वाटर ओशन समुद्र में मिलता है, और वो ओशन वाटर क्या है, आपका साल्टी है. दिस इज साल्ट वाटर. ये क्या आपका साल्ट वाटर है. समझ में आया? 97% वाटर है वो साल्ट वाटर है. अबाउट 2% ऑफ द अर्थ वाटर इज लॉक्ड अप इन द आइस कैप ऑफ द आर्कटिक ओशन एंड इन द लार्जेस्ट शीट ऑफ आइस दैट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. अब क्या कह रहा है, 97 में से बचे जो 3% में से 2% जो वाटर है अर्थ का वाटर, वो जो आपके आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन होते हैं जहाँ पे बर्फ़ मिलती है, उस बर्फ़ के रूप में लोक है, वहाँ पे बर्फ़ के रूप में वहाँ पे वो पानी आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में क्या है, लोक है, वहाँ पे जमा हुआ है वो पानी बर्फ़ के रूप में. दिस इज़ फ्रेश वाटर. ये जो बर्फ़ के रूप में पानी जमा हुआ है वो पानी कौन सा है, फ्रेश वाटर है. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर दैट इज़ 1% इज़ इन द ग्राउंड एंड लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर. अब क्या कह रहे हैं, बचा हुआ 1% जो वाटर है वो किसके रूप में है, फ्रेश वाटर है वो भी, और वो किस रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, रिवर वाटर, आपके लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में जो वाटर है वो 1% फ्रेश वाटर है. तो अब इजीली हम ये बोल सकते हैं कि 3% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है और हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से 2% तो आपके आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में जमा हुआ है, बाकी 1% आपके ग्राउंड वाटर, लेक, रिवर, इन सब में मिलता है. रिमेंबर, फ्रेश वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. याद रखिए, जो फ्रेश वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब फ्रेश वाटर को हम पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, और इसलिए हम उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल का मतलब है जो पानी हमारे लिए पीने लायक है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. सो हियर दिस इज शो अ डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पे पानी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो आपको देखिए यहाँ पे 97% साल्ट वाटर है और 3% फ्रेश वाटर है. ठीक है, समझ में. 70% आपका साल्ट वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, और 3% आपका फ्रेश वाटर है इन फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा. इसमें आपको क्या दे रखा है, 29% आपका ग्राउंड वाटर है. आइस कैप एंड ग्लेशियर्स ने 70% कवर किया हुआ है. रीडली अवेलेबल फ्रेश वाटर, जो रीडली मुश्किल से जो फ्रेश वाटर आप यूज़ करते हैं वो 0.3% है. ठीक है. सो वी कैन से दैट देर इज़ इनफ वाटर ऑन अर्थ टू मीट अवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, बट देर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर एंड दिस शॉर्टेज इज लीडिंग टू वाटर क्राइसिस इन मैनी कंट्रीज. अब क्या कह रहे हैं, हमारे लिए पानी काफ़ी है अर्थ पे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, लेकिन पानी की ग्लोबल शॉर्टेज और यूजेबल वाटर, मतलब जो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पानी की कमी के होने की वजह से कुछ कंट्री में है वाटर क्राइसिस आ रहा है. मतलब जैसे आप बोलते हैं सूखापन, वाटर क्राइसिस, ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन exercise of this chapter number 15 in your fair notebook. First exercise is tick the correct option in this. First, how much of the earth water is saline? अर्थ वाटर में कितना % वाटर है जो सलाइन नमकीन है? सो आंसर इज 97%. सेकेंड इज वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज नोन एज ब्लैंक वाटर. कौन सा वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पज के इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा वाटर है? सो आंसर इज पोर्टेबल वाटर. तो आपका क्या होगा, पोर्टेबल वाटर होगा. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फेमाइन. इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो फेमाइन लीड करती है? इसका फेमाइन मतलब ड्रोट, सूखापन जो है, पानी की कमी, ड्रोट, वो आपको क्या कोज करता है, फेमाइन कोज करता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा फ्रेश वाटर नहीं है? तो आपका जो सी वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं है, क्योंकि सी वाटर क्या है, साल्टी होता है. नेक्स्ट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड. जो सॉलिड स्टेट होती है वाटर की उसे हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज आइस. सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. द चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर इज कॉल्ड ब्लैंक. आप आइस को, बर्फ़ को पानी में चेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आंसर है मेल्टिंग. जब बर्फ़ पिघलती है तभी पानी में कन्वर्ट होती है. सो आपका आंसर है मेल्टिंग. सेकेंड इज
सी वाटर इज़ ब्लैंक फॉर ड्रिंकिंग, जो सी वाटर है इज़ नॉट ब्लैंक, क्या है जो सी वाटर है क्या ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, तो सी वाटर इज़ नॉट पोटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो सी वाटर है वो पीने के लिए लायक नहीं है, पोटेबल नहीं है, तो आपका क्या आएगा पोटेबल आएगा, POTABLE। थर्ड इज रेन वाटर इज़ द ब्लैंक फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, जो रेन वाटर है वो कौन सी फॉर्म होती है नेचुरल वाटर की, तो रेन वाटर वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे प्योर होती है। फोर्थ इज वाटर साइकिल हेल्प्स रेगुलेटिंग द ब्लैंक ऑन द अर्थ, जो वाटर साइकिल है किसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है ऑन अर्थ पे, तो वाटर साइकिल है तो वो वाटर को ही रेगुलेट करेगी, तो इसका आंसर आएगा ब्लैंक में वाटर। फिफ्थ फ्लूड कॉजेज ब्लैंक इरोजन, जो फ्लूड है बाढ़ आती है वो क्या कॉज करती है, तो आपकी जो बाढ़ है वो सोइल इरोजन कॉज करती है। सोइल इरोजन का मतलब है अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाती है, ठीक है, मिट्टी कटना शुरू हो जाती है। सो थर्ड एक्सरसाइज इज राइट T for true and F for false statement. First is water obtained from springs is surface water, जो वाटर है हम स्प्रिंग से ऑब्टेन करते हैं वो क्या सरफेस वाटर होता है, आंसर है स्टूडेंट्स इसका ट्रू, ठीक है। सेकेंड इज द लेवल ऑफ सरफेस वाटर एट अ प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, जो सरफेस वाटर का जो लेवल होता है एक जगह पे उसे हम क्या वाटर टेबल बोलते हैं, तो आंसर है फोर्स, सरफेस वाटर को हम वाटर टेबल नहीं बोल सकते हैं। वाटर टेबल क्या होगा, काफ़ी सारी लेयर होती हैं बनती है सोल के अंदर, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। थर्ड इज वैन देर इज लैक ऑफ फूड इट कॉज फेमाइन, जब आपकी खाने की कमी होगी तो क्या उससे फेमाइन कॉज होता है, तो क्या है इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, फेमाइन कॉज होती है ड्रोट, सूखेपन की वजह से, ना कि फूड की कमी की वजह से। फोर्थ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, लिक्विड का भाप में कन्वर्ट होना क्या वो इवेपोरेशन कहलाता है, तो आंसर है स्टूडेंट्स ट्रू। फिफ्थ इज एफोरेस्टेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्लूड, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब आप नए नए पेड़ लगा रहे हैं वो आपका फ्लूड बाढ़ को रोकने में हेल्प कर सकता है, तो क्या है ट्रू। अगर आप नए पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें क्या उस मिट्टी को बांध के रखेंगी, तो मिट्टी वहाँ से बहेगी नहीं, सोइल इरोजन नहीं होगा, तो आपका ये है ट्रू होगा। डी इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग जो आपको दिए गए हैं उसमें आपको एक वर्ड का आंसर देना है। तो फर्स्ट इज एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल, काफ़ी लंबे पीरियड तक काफ़ी कोई बारिश नहीं होती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ड्रोट, ड्रोट का मतलब होता है सूखा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है वाटर की इन नेचर में उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर इज वाटर साइकिल। क्या होगा, वाटर साइकिल आपकी कंटिन्यूस नेचर में होती है, सर्कुलेट घूमती रहती है। थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर, लिक्विड को वेपर में कन्वर्जेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवोपोरेशन, एवोपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द स्टेट कोस्ड बाय वेरी लिटिल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे पीरियड तक कोई बारिश नहीं होती है, रेन नहीं होती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ये भी होगा क्या है ड्रोट। ईजी है, कोई रेनफॉल नहीं होगी काफ़ी पीरियड तक, ठीक है, वहाँ पानी नहीं होगा, ऐसे ही बहुत लिटिल और कोई रेन होगा, तो इसको भी हम ड्रोट ही बोलेंगे, सूखापन बोलते हैं। फिफ्थ इज वाटर ड्रिंकिंग फॉर वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कौन सा पानी है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल होता है, सो आंसर इज पोटेबल वाटर, जो पोटेबल वाटर है वो आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टिक द ओड वन आउट गिवन रीजन, कुछ रीजन दिए गए उनमें से आपको जो ओड है वो रिमूव करना है, तो ओशन, रिवर, लेक, स्प्रिंग्स, पोलर रीजन। ओशन, रिवर, लेक, स्प्रिंग ये क्या है, वाटर की फॉर्म है, लेकिन पोलर रीजन क्या है, बर्फ वाला हिस्सा है। डैम्स, इरिगेशन, एवापोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपका डैम, इरिगेशन, एवापोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका जो इवेपोरेशन है वो अलग है। इवेपोरेशन में क्या है, आपका इवेपोरेशन एक स्टेट है जिसमें आपका पानी भाप पे बन रहा है, लेकिन डैम, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, इससे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इरिगेशन में खेतों में डालने के लिए, डैम में पानी को कलेक्ट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स रेन, स्नोफॉल, हेलस्टोन, ट्रांसपिरेशन, तो रेन, स्नोफॉल, हेलस्टोन, तो ये क्या है, फॉर्म हो गई, बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, हेलस्टोन बर्फ तूफान आ रहा है, लेकिन जो आपकी ट्रांसपिरेशन है वो क्या है, उसका ट्रांसपिरेशन पानी का एवेपोरेट होना, वो आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है। फोर्थ एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, फ्लूड फॉल इन वाटर लेवल, एक्सेसिव रेन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही, बारिश हो रही, पानी का जमा होना, फ्लूड बाढ़ आना, और फॉल इन वाटर लेवल, वाटर लेवल का गिरना। तो फॉल इन वाटर लेवल तो एक स्टेट बता रही है कि भाई वाटर लेवल इतना स्टेट का है, लेकिन ये तो क्या है, एक
आपका कह रहा है फोम है, मतलब पानी की वजह से क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा बारिश हो सकती है, पानी का कहीं जमा होना या फिर बाढ़ आना। फिफ्थ इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन एंड लॉस टू प्लांट एंड एनिमल्स। अब देखिए, पानी को कंजर्व करना मतलब पानी को जमा करके रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन जो बारिश का पानी उसको हार्वेस्ट करना, ट्री प्लांटेशन नए प्लांट लगाना, एंड लॉस टू प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स का होना। इन पाँचों में से जो लॉस टू प्लांट्स एंड एनिमल है वो सबसे ओड है, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को रखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्लांट का कोई जिक्र, वाटर का कोई जिक्र नहीं किया गया इसमें, तो इसमें आएगा लॉस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6th. In previous class we have completed our short question answer of chapter number 4, the birth of a civilization. Today we do the long question answer of this chapter. So let me start our class with the first long question. Describe the planning and pattern of the towns and cities in the Indus Valley civilization. कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर टाउन्स, कस्बों और सिटीज, शहरों की प्लानिंग, कि उनको किस प्रकार बनाया गया था, किस प्रकार उनको नियोजित किया गया था और उनका क्या पैटर्न था, क्या उनका तरीका था उनको बनाने का। आंसर इज द इंडस वैली पीपल बिल्ड वेल प्लान्ड सिटीज, कि इंडस वैली के जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने सिटीज को वेल प्लान्ड बनाया था, बहुत ही नियोजित तरीके से बनाया था। सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटीज 2 भागों में बंटी हुई थी। फर्स्ट द अपर टाउन, सेकेंड द लोअर टाउन, 2 भागों में बटी हुई थी, अपर टाउन और लोअर टाउन में। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ सिटीज, और सिटीज भी 2 तरीके की थी। ठीक है, ये तो कोई सिटी है, उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास ये पेंसिल है, मैं इसके 2 हिस्से कर दूं, ठीक है, और एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, और एक 2 तरीके की पेंसिल हो मेरे पास, एक तो ये जो ब्लैक वाली अप्सरा की पेंसिल है और एक मैं नटराज की पेंसिल ले लूं, तो 2 पेंसिल 2 तरीके की। तो ये तो सिटीज के जो पार्ट्स हैं जिसमें वो डिवाइडेड है, और ये है टाइप सिटीज के। तो एक पब्लिक बिल्डिंग वाली सिटी थी और एक ड्वेलिंग बिल्डिंग वाली सिटी थी। ठीक है, The public buildings were housed in granaries, the great bath, the town hall, etc. जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी उनके अंदर क्या क्या था? ग्रेनरीज थी, ग्रेट बाथ था और टाउन हॉल था, क्योंकि ये सबके लिए पब्लिकली थी। ठीक है, सभी लोगों के लिए थी ये। दूसरी है द स्ट्रीट एंड ड्रेनेज पैटर्न इफिशिएंटली प्लान्ड, और जो गलियां थी और जो ड्रेनेज पैटर्न था इन सिटीज का वो बहुत ही विकसित था, एफिशिएंट प्लान था, बहुत ही ज़्यादा विकसित था, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बनाया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेज के बारे में हमें बताना है। वर देयर एनी फीचर विच आर सिमिलर टू मॉडर्न हाउसेज, कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के बारे में वो विशेषता बतानी है जो आज के टाइम के घरों से मिलती हुई है। ठीक है, तो आंसर है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल लिव्ड इन ड्वेलिंग हाउसेज, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पीपल ड्वेलिंग हाउसेज में रहते थे। मतलब ड्वेलिंग हाउस का मतलब है कि इसके अंदर सारी चीजें होती थी। ईच हाउस हैड ए बाथरूम, ए किचन एंड ए वेल, और हाउस के अंदर क्या क्या होता था? बाथरूम होता था, किचन होती थी और कुआं होता था। हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड हैड प्लास्टर्ड वॉल एंड पेव्ड फ्लोर्स, और जो प्रत्येक घर थे उनमें वो बर्न्ड ब्रिक के, पकी हुई ईंटों के बने थे और उनकी वॉल्स को प्लास्टर्ड किया गया था और उनकी जो फ्लोर थी वो पक्की थी। द हाउसेज वर यूजुअली 1 और 2 स्टोरीड, और जो घर थे वो क्या थे? 2 मंजिला थे। द ड्रेनेज पैटर्न वॉज वेरी एफिशिएंटली प्लान्ड एंड सिमिलर टू द मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम,
अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि एनी फीचर बताना है सिमिलर टू मॉडर्न हाउसेस, तो उसका आंसर है ये कि ड्रेनेज पैटर्न जो था इस टाइम का, ठीक है, जो पानी निकास का जो पैटर्न था वो बड़ा ही एफिशिएंटली प्लान्ड था, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था और सिमिलर था मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है, कि आज का जो ड्रेनेज सिस्टम है, आज का जो पानी निकास की व्यवस्था है, उसी तरीके की व्यवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। तो बेटा इसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे हमारे। डिस्क्राइब द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने बताया कि ऐसे ऐसे घर थे, और दूसरा था कि वर देयर एनी फीचर विच आर सिमिलर टू मॉडर्न हाउसेज, कि ऐसा कोई फीचर है, ऐसी कोई विशेषता है जो आज के मॉडर्न हाउसेज से मिलती जुलती है। तो हमने बता दिया कि ड्रेनेज पैटर्न जो था वो वेरी एफिशिएंट था और आज के टाइम के हाउसेज से मिलता जुलता था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द सील्स इन मोहनजोदारो यूज्ड फॉर, कि जो मोहनजोदारो की सील्स थी उनका यूज हम क्यों करते थे। तो आंसर इज द सील्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, कि जो सील्स मोहनजोदारो के टाइम की पाई गई है या मोहनजोदारो की जो टाइम की सील्स थी उनका यूज ट्रेड के लिए किया जाता था, व्यापार के पर्पज से किया जाता था। द सील्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली पीपल, और ये जो सील्स हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं, इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली के लोगों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। अब बेटा ट्रेडिंग पर्पस से ये थी और ये वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। तो जो मोहनजोदारो की जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये सील्स का यूज होता था, इसका पता हमें कैसे लगता है, क्योंकि जो सील्स हैं वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान में पाई गई है ना, मोसोपोटामिया, पर्सिया, ये मैंने कल वाले क्वेश्चन में कराया था कि वहां पे पाई गई है। तो उनसे क्या पता लगता है कि इन चीजों का यूज, इन सील्स का यूज ट्रेडिंग पर्पज से, व्यापार के पर्पज से किया जाता था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट रिलीजन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिलीजन था वो एग्जिस्टेड था, मतलब कि धर्म वगैरह कुछ ज्यादा ना, धर्म उस टाइम पे थे, ठीक है, एग्जिस्टेड का मतलब हो ना मौजूद होना, कि उस टाइम में धर्म थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में धार्मिक जो परंपराएं थी या धर्म प्रचलित था। तो आंसर है वी कैन से दैट द रिलीजन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हम कह सकते हैं कि जो धर्म थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थे, बिकॉज वेरियस सील्स एंड स्कल्पचर्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड, कि बहुत सारे सील्स एंड स्कल्पचर्स खोजे गए हैं, उनके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां, मतलब कि उनकी जो मदर, अभी मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था जब आपको दिखाया था कि, और उन्होंने एनिमल्स और ये सारी चीजें उनके ऊपर रखी हुई हैं। द पीपल वर्शिप नेचर सच एज ट्रीज, विंड, वाटर, एनिमल्स, और जो लोग थे वो किन किन की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ट्रीज की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे जिसके अंदर ट्रीज आते हैं, विंड हवा आती है, वाटर आता है, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। बेटा बात क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति थी, लेकिन ये मंदिरों में देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, ये नेचर को पूजते थे, जो प्राकृतिक चीजें थी उनको पूजते थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके पतन के, उसके समाप्ति के क्या कारण थे। तो आप करेंगे हम कॉजेज। द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो डिक्लाइन के कॉजेज इस प्रकार हैं। देयर वर मैनी थ्योरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कि बहुत सारी थ्योरीज हैं एक क्रम के अंदर कि इसके डिक्लाइन को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारी थ्योरीज है, कोई एक थ्योरी नहीं है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे डिक्लाइन हुआ, बहुत सारी थ्योरीज हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज लाइक, यहाँ पे ई और आएगा, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, कि जैसे कि थ्योरी के अंदर नेचुरल क्लैमिटीज हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो लास्ट के अंदर जब डिक्लाइन ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, नेचुरल जो आपदाएं आई इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिक्लाइन कर दिया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है द शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ द रिवर, कि जो रिवर के कोर्स हैं वो बदले, मतलब कि रिवर जहाँ से बहती है उन्होंने अपनी जगह बदल ली, एंड डिफॉरेस्टेशन। और मान लो एक रिवर यहाँ से बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बस्ती बसी हुई है, अगर ये रिवर यहाँ से बहने के बजाय यहाँ से बहना स्टार्ट कर दे तो क्या ये लोग बच पाएंगे? इनको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्योंकि ये नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उसकी पूजा करते थे, तो जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो इनका भी वो हो गया। द कॉन्क्वेस्ट बाय सेंट्रल एशियन ट्राइब्स लाइक आर्यंस, और जो सेंट्रल एशियन लोगों का आना, उनकी जातियों का आना जैसे कि आर्यंस, तो उसके कारण भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका अंत हुआ। ठीक है बेटा, तो इसके 3-4 पॉइंट बताए हमने कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके डिक्लाइन को बताती हैं। नेचुरल क्लैमिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड है जो इसके डिक्लाइन को बताती हैं। शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर इंडस एंड डिफॉरेस्टेशन, इंडस रिवर का अपना रास्ता बदल लेना और डिफॉरेस्टेशन इसके डिक्लाइन के कारण है। और सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स आई जैसे आर्यंस, तो उनके कारण भी इसका डिक्लाइन हुआ। I hope you understand all the long questions very well. Write down these questions in your notebook and thank you. Have a nice day. Hello 6th class student. In today's GK class, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 4, Amazing Nature. So let's start. A chapter name Amazing Nature means जो some animals और birds given है उन जो अपने नेचर वाइज डिफरेंट है। फर्स्ट वन है व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट बियर फाउंड इन अलास्का। ये अलास्का में पाया जाता है और ये एक लार्जेस्ट बियर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इज पोलर बियर। नेक्स्ट वन इज विच इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट, मैमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स या बर्ड्स अपने बच्चों को फीड कराते मीन्स दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो आंसर इज बम्बले बैट, ये स्मॉलेस्ट मैमल ऑन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड हु टॉक्स इन रीजनल लैंग्वेज। मीन्स जो मनुष्य की लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो आंसर इज स्टूडेंट, जो पैरट बर्ड होते हैं वो ह्यूमन की लैंग्वेज को कॉपी करके और फिर उसी तरह से टॉक कर सकते हैं। तो अफ्रीकन ग्रे पैरट है, ये रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकता है। विच इज़ ओनली बर्ड दैट डज नॉट बिल्ड ए नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, जो पक्षियों के रहने का एक प्लेस होता है। तो जो कुको नाम का मीन्स कोयल होती हैं जो बर्ड, वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती। वो किसके नेस्ट में अपने जो एग्स वगैरह वो ले करती हैं? क्रो के में, और क्रो मीन्स कौवा। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट इंसेक्ट मीन्स, इंसेक्ट का मतलब होता है जो कीट पतंगे होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्ट। सबसे लंबी कौन सी है? फोप्टेक्स चेन, इसका नाम है फोप्टेकस चेन। इसके जो विंग्स मीन्स जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही लंबे और पतले होते हैं। नेक्स्ट वन इज ए मेंबर ऑफ कैट फैमिली, इट कैन जंप अप टू 5 मीटर्स। ये कैट की फैमिली से बिलोंग्स करता है ये जो एनिमल है, और ये 5 मीटर तक की जो छलांग है वो लगा सकते हैं। आंसर इज लियोपार्ड, और ये लुक लाइक ए टाइगर की तरह दिखता है। नेक्स्ट वन इज विच वाटर प्लांट्स हैज़ द बिगेस्ट लीफ। मीन्स इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती है। तो आंसर इज वाटर लिली।
Next one is, what is the name of the bird which can stay in air for 3 years continuously? The answer is Suti Teran. Next one is, which is the fastest swimming mammal? Answer is killer whale. And next one is, which is the fastest swimming bird? जंतु पेंगुइन. स्टूडेंट, पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस होता है, मीन्स बर्ड होते हुए भी वो फ्लाइट नहीं कर सकता, मीन्स उड़ नहीं सकता. ऐसे बहुत सारे जो बर्ड्स है वो है. तो स्टूडेंट, आपको ये सभी अमेजिंग नेचर्स के एनिमल्स हैं वो लर्न करने हैं फॉर योर एग्जाम. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Students, this is for class 6. Students, as you all know, we are doing notice writing and we completed with the format and first notice which is done in your fair notebook. And now let's start with the next notice. Next notice is in your book only on page number 197, second example. Now students, I want to tell you the book's notice only first of all, and I will give you the homework for next example, and that is, see there this question. The school is observing a no plastic bag week as the secretary of Eco Club of your school. Sunshine Senior Secondary School. Write a notice to inform the students about the activities that will be deducted during the week of the make them aware. Students, what we are doing, आपको क्या करना है, द स्कूल इज़ ऑब्जर्विंग दैट नो प्लास्टिक बैग वीक. एक वीक है हमारा नो प्लास्टिक बैग, जिसके अंदर कोई भी बच्चा प्लास्टिक बैग से रिलेटेड एक वीक जाएगा हमारा, एक हफ्ता है हम उसके ऊपर बिताएंगे. और आप उस इको क्लब के सेक्रेटरी हैं, तुम्हारे स्कूल का नाम है सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आपको एक नोटिस लिखना है बच्चों को कि एक वीक के अंदर हम ये अवेयर करेंगे कि हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नोटिस. नोटिस इज़ first of all, make a box. Box is very important for you all. This is the most important thing for the format. Make a box, then write it down the heading, that is Sunshine Senior Secondary School. आप स्कूल का नाम लिखेंगे in capital letters. then notice word लिखेंगे, ये भी आप capital letter में लिखेंगे. उसके बाद है डेट. एज यू ऑल नो, डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. से नो टू प्लास्टिक बैग्स, दिस हेडिंग इज़ ऑल्सो रिटन इन द कैपिटल लेटर्स ओनली. आप इस हेडिंग को भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज़, इससे स्टार्ट कर सकते हैं और आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. Now let's start. The Eco Club of our school is observing a no plastic bags week starting from 3rd January to 10th January. आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो इसमें मेंशन की हुई है वही डेट आपको मेंशन करनी है. तो फर्स्ट लाइन में ही आपको ये बताना है कि इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑब्जर्विंग, वो ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि नो प्लास्टिक बैग्स वीक स्टार्ट कर रहे हैं हम. कौन सी डेट से? 3rd जनवरी टू 10th जनवरी. वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, लाइक ग्रुप डिस्कशंस होंगे, स्ट्रीट प्ले यानी कि जो नुक्कड़ नाटक जिसे कहते हैं हम, स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स and poster making competitions will be organized to make the students aware of the harmful effects of plastic bag on our environment. जो प्लास्टिक बैग्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं
कि हमें जो नहीं करना चाहिए उसी से रिलेटेड हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे पोस्टर मेकिंग करेंगे, सॉन्ग्स सिंगिंग करेंगे, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक। इन जैसे एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को जागरूक करेंगे कि हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अगर इस नोटिस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अंडरसाइंड यानी कि जो इस सेक्रेटरी है इको क्लब की, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपना नाम भी इसमें लिख सकते हैं और डेजिग्नेशन की प्लेस पे आ जाएगा सेक्रेटरी इको क्लब, यानी कि आप इको क्लब के सेक्रेटरी हैं। So students, we completed with this question which is done in your given in your book only, and I will give you another one which is given in your book also, and you will try to do this question on your own. This is your homework. Now question is this: you are Prasida Roy of English of class 6th. You went to the playground and lost your watch there. आप का नाम प्रसिद्धा रॉय है और आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, एंड यू लॉस्ट योर वॉच इन द प्ले ग्राउंड. यू डिड नॉट फाइंड द वॉच व्हेन यू वेंट बैक टू चेक द नेक्स्ट डे. राइट अ नोटिस अबाउट योर लॉस्ट वॉच. तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी लॉस्ट वॉच मीन्स आपकी वॉच लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस लिखना है कि अगर किसी को मिलती है तो वो अंडरसाइंड यानी कि लास्ट में अपना नाम लिखकर और ये कहेंगे कि जिसको मिलती है वो रिटर्न कर दे. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर ओन. In this how you are going to write it down? First of all, write it down the name of the school. अब इसमें स्कूल का नेम गिवन नहीं है. राइट इट डाउन योर स्कूल नेम, MLP इंटरनेशनल स्कूल. दैट्स इट. उसके बाद लिखेंगे नोटिस. आपको कैसे लिखना है देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें आप लिखेंगे MLP इंटरनेशनल स्कूल, नोटिस, डेट, और यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आपकी लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. लॉस्ट 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 मीन्स लॉस्ट, आपकी वॉच लॉस्ट हुई है ना, तो उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप नोटिस के अंदर देंगे. और उसके अंदर आप लिख सकते हैं, उस नोटिस में आप लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म. इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट माई वॉच हैज़ बीन लॉस्ट इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, यानी कि लंच के टाइम में मेरी वॉच गुम हो गई थी. और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप नीचे लिख सकते हैं कि वो कौन से कलर की थी, किस टाइम पे गुम हुई है, और किसी को इफ़ एनीवन फाइंड्स रिपोर्ट टू द अंडरसाइंड, और लास्ट में आप अपना नाम लिखकर और ये दिखा सकते हैं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड डू दिस notice in your fair notebook. Thank you everyone.